व्हाट्सएप पर लग रहे प्राइवेसी में दखल और डेटा चोरी के आरोपों पर केंद्र सरकार सख्त नजर आई। केंद्र सरकार इस मामले में व्हाट्सएप से जवाब मांगेगी। व्हाट्सएप पर इंटरनेशनल स्पैम कॉल और माइक्रोफोन के गलत इस्तेमाल के मामले में केंद्र सरकार उसे नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। इस बीच ट्विटर के लिए काम करने वाले एक बड़े अधिकारी ने एक सनसनीखेज दावा किया है। ट्विटर के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करने वाले इस अधिकारी का दावा है कि व्हाट्सएप बैकग्राउंड में भी यूजर्स के माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर रहा है। अपने दावे की पुष्टि के लिए उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जिस पर लिखा था, व्हाट्सएप ने उनके माइक्रोफोन का इस्तेमाल तब किया जब स्मार्टफोन कहीं रखा हुआ था। यूजर का आरोप है कि माइक्रोफोन के जरिए व्हाट्सएप लोगों की निजी बातें सुन रहा है और वो भी तब जब लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। इस ट्वीट का संज्ञान लेते हुए आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ये निजता का उल्लंघन है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले की जांच में अगर निजता के हनन का दोष साबित हुआ तो व्हाट्सएप पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अपनी सफाई में व्हाट्सएप ने कहा है कि एंड्रॉइड सिस्टम में मौजूद एक वायरस की वजह से यूजर्स को माइक्रोफोन के बारे में गलत जानकारी मिल रही है। व्हाट्सएप ने यह भी दलील दी कि यूजर की इजाजत के बाद ही उसके माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है और वो भी तब जब यूजर ऐप का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी को भस्मासुर कहा है। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि बीजेपी और ईडी मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी जहां जानकारी देती है, ईडी वहीं रेड डालती है। उत्तराखंड में अवैध मजार तोड़ने का काम जारी है। सीएम पुष्कर धामी के निर्देश पर अब तक 300 से ज्यादा अवैध मजारें तोड़ी जा चुकी हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रावण बताया। उन्होंने कहा, रावण का अंत होगा और राम राज्य आएगा। मध्य प्रदेश के देवास में बीच सड़क पर डंपर खड़े होने के मामले में कृषि मंत्री कमल पटेल ने बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने थाने पहुंचकर पूरे स्टाफ को ही सस्पेंड कर दिया। मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संविधान को न मानने का आरोप लगाया। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी को आए सिसोदिया ने कहा कि प्रधानमंत्री 8 साल से संविधान तोड़ रहे थे, उन्हें संविधान मानना चाहिए। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि इजरायली सेना का गाजा पट्टी पर हमला जारी है। गुरुवार की रात भी कई रॉकेट गाजा पट्टी के आसमान में देखे गए। इन रॉकेट को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई आसमान में आग के गोले फेंक रहा हो। एक के बाद एक रॉकेट की बरसात इजरायल की सेना ने की, जिसके बाद गाजा पट्टी का आसमान रॉकेट के धमाकों से गूंज उठा। इजराइल की तरफ से ये रॉकेट आयरन डोम एंटी मिसाइल सिस्टम ने बचाव में फायर किए थे क्योंकि गाजा पट्टी से लगातार इजराइल की तरफ रॉकेट दागे जा रहे थे। इजरायली सेना ने उग्रवादी समूह इस्लामिक जिहाद मूवमेंट के खिलाफ इस हफ्ते की शुरुआत से अभियान छेड़ रखा है। We're not looking for war. We're focused on our targets and we'll do everything we need to protect our civilians. हमास और इस्लामिक जिहाद मूवमेंट ने इजराइल के हवाई हमलों की निंदा की है। इजरायली सेना के हवाई हमलों में गाजा पट्टी के कई इमारतों को निशाना बनाया गया और इस दौरान उग्रवादी समूह इस्लामिक जिहाद मूवमेंट के 2 और कमांडर्स मारे गए। क्योंकि उग्रवादी समूह इस्लामिक जिहाद मूवमेंट का कमांडर अली घाली और अबू टक्का इन्हीं इमारतों में से एक में रह रहा था। इससे पहले इजराइल डिफेंस फोर्सेस के एयर स्ट्राइक में इस्लामिक जिहाद मूवमेंट के 3 कमांडर मारे गए थे। इसके साथ ही इन कमांडर्स के परिवार वाले भी मारे गए। गाजा पट्टी पर किए गए एयर स्ट्राइक में 3 इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा। सड़कों पर कांच के टुकड़े और मलबा गिरने के बाद दहशत फैल गई। अब तक इजराइल सेना के एयर स्ट्राइक में गाजा पट्टी के 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इनमें 9 इस्लामिक जिहाद मूवमेंट के सदस्य थे। इजरायली सेना के हमले में 80 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं, जबकि 300 से अधिक अपार्टमेंट्स क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इजरायल की सेना के एयर स्ट्राइक का गाजा पट्टी की ओर से भी जवाब दिया जा रहा है। गुरुवार की रात गाजा पट्टी की ओर से भी कई रॉकेट इजरायल की तरफ फायर किए गए, जिससे इजरायल में 70 वर्ष के एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। गाजा पट्टी की ओर से लगातार इजरायल पर भी हमले जारी हैं। उग्रवादी समूह इस्लामिक जिहाद ने कहा है कि वो तभी संघर्ष विराम का पालन करेगा जब इजरायल उसके लड़ाकों को निशाना नहीं बनाने पर सहमत होगा। الغرفة المشتركة لدى المقاومة الفلسطينية، وكانت الغرفة المشتركة تحدثت بأنها على جهوزية تامة وكاملة ومتكاملة.
वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना को गाजा पट्टी में लगातार हमला करते रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल का सैन्य अभियान जब तक जरूरी होगा जारी रहेगा। טרם הסתיימה, אנחנו נמשיך לעדכן אתכם, אנחנו נכנסנו לזה יחד, אנחנו עומדים בזה יחד, ואנחנו ננצח. नेतन्याहू ने यह भी कहा कि जो कोई हमें नुकसान पहुंचाने आएगा उसका खून बहेगा। चीन ने भारत और भारतीयों को परेशान करने के लिए एक और गंदी चाल चली है और इस बार उसके निशाने पर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु हैं। कोरोना की वजह से 3 साल तक बंद रही कैलाश मानसरोवर यात्रा के नियमों में चीन ने कई बदलाव कर दिए हैं। चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर लगने वाली फीस दुगनी कर दी है। अब भारतीय यात्रियों को 1,85,000 रुपए खर्च करने होंगे। 2019 तक सड़क मार्ग के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर 90,000 रुपए का खर्च आता था। यात्रा के दौरान अगर कोई यात्री अपने साथ नेपाल से किसी हेल्पर को साथ ले जाएगा तो उसे 25,000 रुपए ग्रास डैमेजिंग फीस के तौर पर देने पड़ेंगे। चीन की दलील है कि जब श्रद्धालु कैलाश पर्वत की परिक्रमा करेंगे तो वहां की घास को होने वाले नुकसान की भरपाई इस रकम से की जाएगी। किसी वर्कर को साथ ले जाने पर 15 दिन के लिए 13,000 रुपए की फीस भी ली जाएगी। पहले ये फीस 42 रुपए ही थी। साथ ही हर यात्री को अब काठमांडू बेस पर अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन करवाना होगा, जिसके लिए उंगलियों के निशान और आंखों की पुतलियों की स्कैनिंग की जाएगी। यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को वीजा लेने के लिए खुद वहां पहुंचना हो। ऑनलाइन वीजा जारी नहीं किए जाएंगे। और इतना ही नहीं, कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन करने वाले टूर ऑपरेटर्स को $60,000 यानी करीब 50 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट भी जमा करवाना होगा। नेपाल के टूर ऑपरेटर्स का कहना है कि चीन भारत से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम करने के मकसद से ही ऐसे कठिन नियम बना रहा है। हम आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय हर साल जून से सितंबर के बीच चीन में स्थित कैलाश मानसरोवर के लिए यात्रा का आयोजन करवाता है। सुशांत राजपूत सुसाइड केस में विवादों में आए महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को आज बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का सस्पेंशन ऑर्डर वापस ले लिया है। सरकार ने उनके खिलाफ लगे सभी आरोपों को भी हटा लिया है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा कल एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के साथ सगाई करेंगे। रिंग सेरेमनी दिल्ली के कपूरथला हाउस में होगी, जिसमें सीएम केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल चल रही है। तो बंगाल और तमिलनाडु में फिल्म पर रोक क्यों लगाई गई? ये दर्शकों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो फिल्म देखना चाहते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला कला की स्वतंत्रता के बारे में है। वहीं तमिलनाडु सरकार के वकील को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये कानून व्यवस्था का मसला है। आप थिएटर की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इस केस की अगली सुनवाई अब 17 मई को होगी। विवादों में घिरी फिल्म द केरला स्टोरी को यूपी में टैक्स फ्री करने के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के साथ इस फिल्म को देखा और इसके लिए लोक भवन ऑडिटोरियम में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंत्रिमंडल के नेता, बीजेपी के पदाधिकारी, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े लोगों ने इस फिल्म को देखा। फिल्म देखने के बाद सीएम योगी ने ट्वीट कर फिल्म से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने लिखा, आज अपने मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यों के साथ स्पेशल स्क्रीनिंग में द केरला स्टोरी फिल्म देखी। इस फिल्म से जुड़े सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं। वहीं यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। ये फिल्म ऐसा है जिससे समाज में एक संदेश जाएगा। इस पर कलाकारों पर बैन लगाना ये उचित नहीं है। सभी लोगों को देखना चाहिए और बैन नहीं लगाना चाहिए। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि फिल्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में संविदा में काम करने वाली सब इंजीनियर हेमा मीणा के ठिकानों पर हुई लोकायुक्त की छापेमारी में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी मिल चुकी है और अभी भी लोकायुक्त की टीम प्रॉपर्टी की जांच करने में जुटी है। बताया जा रहा है कि 13 साल की नौकरी में 30,000 की सैलरी पाने वाली हेमा मीणा की आय से अधिक संपत्ति 300% से ज्यादा पाई जा चुकी है। ये तस्वीरें देखिए कि अलग अलग तरह की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम वो महंगी गाड़ियां जो यहाँ पर दिख रही है इस वक्त थार है, इसके साथ साथ ट्रैक्टर है, 2 ट्रक, 1 टैंकर और भी कई चीजें मौजूद हैं यहाँ पर। और लोकायुक्त की टीम को हेमा मीणा के फार्म हाउस से 30 लाख रुपए का एक LED टीवी, 100 से ज्यादा विदेशी नस्ल के महंगे डॉग्स, खेती से जुड़े कई महंगे उपकरण, हाउसिंग बोर्ड का सरकारी सामान भी बरामद हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि ये आसान होगा इनको इस चीज को अकाउंट फॉर करना। और प्राइमा फेसी जो हमने 232% हमारा प्लस इनका आय से अधिक संपत्ति का हमने प्रकरण दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि अब हेमा मीणा के सीनियर अफसरों से भी पूछताछ होगी।